सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्यूशन देखने के बाद आपको आंसर ना समझ में आए। आपको आंसर मिले या सॉल्यूशन मिले? आंसर सॉल्यूशन मिल गए ना? बोथ, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक अब तो उसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे को इंडिविजुअली पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन। आप मेरे को जो है स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलो तो आगे आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो ठीक है, तो यस हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? यस, ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो आई थिंक स्लेटर रूल समझ में आ गया सबको? ठीक है, आंसर्स मैंने सभी के निकलवाई दिए थे। ठीक है, तो ये एक एम्पिरिकल रूल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम ही होती है, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाता है कि जेड इफेक्टिव कैसे वेरी करता है। सेल न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज आते हैं। कुछ लोगों का पेरिफेरी का मतलब समझ नहीं आया था, तो मेरे पास पेरिफेरी का मतलब ये है कि जितने भी शेल हैं उसके बाहर का ये। तो बाहर जब हम पेरिफेरी रखेंगे तो पेरिफेरी में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे इंक्लूड हो जाएंगे उसके, वो सारे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन उसके, जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके उसमें आ जाएंगे। जब वैलेंस शेल की बात करेंगे तो वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में नहीं आएगा, पेरिफेरी में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बस ये डिफरेंस होता है। वैलेंस शेल पे काउंटिंग करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन में, सारे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। पेरिफेरी में सभी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। एस पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फॉलो करेंगे, एस या पी पे। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फॉलो करेंगे, और डी या एफ पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकेंड रो को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई थिंक जिसमें मैंने बताया था वैलेंस शेल पे आपका क्या होगा, 3.5 आएगा, उसके बाद एस और पी के लिए 0.85 और फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, और इसमें 0.35 आएगा और फिर सबके लिए 1 आ जाएगा। और एंड डी एन एफ में 0.35 लेंगे केवल डी एफ के लिए, बाकी एस एंड पी के लिए भी 1 ही लेंगे। बात समझ में आई? क्लियर? तो आप आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल दे दिया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of atomic number, then element with similar properties are repeated. With similar
properties, then element with similar properties are repeated. तो जो एलिमेंट होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ रिपीट करेंगे, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। वो इंटरवल कौन सा होगा? 2 8 होगा, 8 होगा, 18 18 32 ऐसे डॉट डॉट्स होगा। तो ये जो रिपीटिशन होगा इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, और ये किसके कारण होगा? ये एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। क्यों रिपीट करेंगे? ड्यू टू रिपीटिशन इन आउटर टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू रिपीटिशन इन आउटर टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिपीटिशन होता है, इसलिए एलिमेंट की प्रॉपर्टी में रिपीटिशन आएगा, राइट? क्लियर? तो ये रिपीटिशन किसके कारण होगा? ड्यू टू रिपीटिशन इन आउटर टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस रिपीटिशन in outer tonic configuration in properties of element, this repetition in properties of element is called periodic properties. तो ये repetition होगा, इसी को क्या बोलेंगे? is called periodic properties. प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी जो होंगी, इसी को पीरियोडिसिटी भी बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोले या पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये 4 होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी, एक आपके तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, दूसरी होती है जो है दैट इज कौन सी आएगी? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, जेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तीसरी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इनफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और लास्ट वन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। इसको हम एटॉमिक रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोनेशन एनर्जी को एब्रिविएशन में IE बोल देते हैं, या इसको हम IP शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को E8 बोल देते हैं शॉर्ट में, या इसको डेल्टा G इलेक्ट्रॉन गेन, तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EG ऐसे बोल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन टी को EN बोल देते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी जो होती हैं जेड इफेक्टिव से रिलेटेड है। तो जेड इफेक्टिव जो होगा ये एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने को अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जेड इफेक्टिव के। आयोनेशन एनर्जी ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे,
तो अगर हम इसको ओवरऑल बोलें तो जेट इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जो एक लाइन में लिख दिया। जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, विथ फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, विथ फ्यू एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन जनरल ट्रेंड ये होगा, लेकिन विथ फ्यू एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस के बगैर केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। विथ फ्यू एक्सेप्शंस। बात समझ में आई? बोलिए। क्लियर? तो इसमें जो एक्सेप्शंस आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक्सेप्शन को कंसीडर करते हुए इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जनरल ट्रेंड ये होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस में क्या होगा? अगर हम थ्योरेटिकली बात करें एटॉमिक रेडियस को तो हम कहते हैं ये आपका एटम होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हेलो, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं एटम आपका क्या होगा इस केस में आएगा, तो ये अगर हमने कहा ये आपका एटम है, इस फॉर्म में आएगा, ये न्यूक्लियस होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके न्यूक्लियस से और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को रेडियस बोलते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस, राइट। तो अगर हम थ्योरेटिकली बताएं तो थ्योरेटिकली रेडियस क्या होगी? इट इज द शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू वैलेंस शेल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, राइट। लेकिन कोई भी एटम आइसोलेटेड स्टेट में तो होता नहीं है एक्सेप्ट नोबल गैस, सारे एटम तो बॉन्डेड कंडीशन में होते हैं। तो अगर हम केवल रेडियस की थ्योरेटिकल डेफिनेशन बोले तो इट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इन आइसोलेटेड गैसेस एटम, आइसोलेटेड या फ्री स्टेट एटम। तो इसको हम एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं, ये और ये को। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? नो एटम एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड स्टेट, no atom exists in isolated state except noble gas, तो इसलिए एटम की जो रेडियस होगी वो बॉन्डिंग कंडीशन में मिलेगी, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल जो रेडियस आएगी तो इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल रेडियस। ये जो आपकी है ये कौन सी रेडियस होगी? थ्योरेटिकल रेडियस। थ्योरेटिकल रेडियस। लेकिन प्रैक्टिकल रेडियस जो हमारे पास आएगी वो बॉन्डिंग कंडीशन में होगी। तो यहाँ पे कहते हैं नो वन एटम एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैस, हेंस experimental radius is determined in bonded condition, determined in bonded condition that are of three types.
ये 3 टाइप की बॉन्डेड कंडीशन होंगी, बॉन्डेड कंडीशन में रेडियस होगी। पहली को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, ये नॉन मेटल में आएगी, ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल कोई भी आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होगा, सारे बॉन्डेड कंडीशन में होंगे। दूसरी जो रेडियस आएगी मेटालिक रेडियस, ये क्या होगी, ऑफ मेटल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। और लास्ट वन आएगी वन डॉवर रेडियस इन केस ऑफ नोबल गैस। तो ये 2 टाइप की रेडियस आ गई, एक थ्योरेटिकल रेडियस जो हमारे पास थ्योरेटिकल है लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास रेडियल डिस्टेंस से आएगी, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल रेडियस। तो एक्सपेरिमेंटल रेडियस हमारी बाउंडेड कंडीशन में ही आएगी। तो इन जनरल जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम आर थ्योरेटिकल की बात करें और आर एक्सपेरिमेंटल की बात करें, कौन सी रेडियस बड़ी होगी, कौन सी रेडियस बड़ी होगी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में? एक्सपेरिमेंटल बाउंडेड कंडीशन की रेडियस है इन बाउंडेड स्टेट, ये बाउंडेड स्टेट की रेडियस है ये, और ये किसकी स्टेट है, इन आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट। कौन सी रेडियस बड़ी होगी, आइसोलेटेड वाली रेडियस बड़ी होगी थ्योरेटिकल, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हम आर थ्योरेटिकल, टी एच मतलब थ्योरेटिकल, आर टी एच थ्योरेटिकल और आर ई एक्स पी मतलब एक्सपेरिमेंटल, दोनों को कंपेयर करें, ये आप इन बॉन्डेड स्टेट और ये होगी इन आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट। तो आइसोलेटेड स्टेट की रेडियस इससे बड़ी होगी इन जनरल, ये केस आएगा, ये केस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें पहले केस में जो आपकी रेडियस आएगी दैट इज, अब हमारे पास आइसोलेटेड स्टेट की जो रेडियस होगी वो तो रेडियल डिस्टेंस आती है, रेडियल डिस्टेंस जो आपका न्यूक्लियस से और प्रोबेबिलिटी रीजन जहां तक मिलता है उसकी रेडियल डिस्टेंस ले लेते हैं, वो थ्योरेटिकल रेडियस आएगी। लेकिन हमारे पास एटम जो होगा वो तो बॉन्डेड कंडीशन में होगा नोबल गैस को छोड़ते हुए, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डेड कंडीशन की रेडियस हम लेते हैं और जिसमें पहली रेडियस आती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जिसको बोलते हैं आर सी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आर सी आर मतलब कोवेलेंट रेडियस आर सी, ये कोवेलेंट रेडियस हुई जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन का केस ले लें, तो हाइड्रोजन का एक एटम होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन का एटम आएगा जो H2 मॉलिक्यूल बनाएगा, तो ये न्यूक्लियस होगा हाइड्रोजन का, तो ये H एटम, ये H एटम, ये H एटम आएगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें 2 एटम होंगे, इनके बीच की शॉर्टेस्ट इंटीग्रल डिस्टेंस ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें ये इसके बीच की डिस्टेंस को अगर बोलें इट इज अ डी, तो ये वैल्यू आपकी जो होती है 74 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट रेडियस जो आएगी यहाँ पे सी कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज d/2। तो ये कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरमोलर डिस्टेंस। तो जो कोवेलेंट रेडियस आएगी ऑफ हाइड्रोजन वो d/2 होगी, d/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 37 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन की रेडियस जो होगी कोवेलेंट रेडियस इज 37 पिकोमीटर। क्योंकि एटम हमें आइसोलेटेड स्टेट में मिलेगा 74/2 37 पिकोमीटर, ठीक है।
आइसोलेटेड स्टेट में जो हम रेडियस लेते हैं वो प्रैक्टिकल रेडियस नहीं होगी, वो तो थ्योरेटिकल रेडियस होगी। प्रैक्टिकल रेडियस हमें क्या मिलेगी? कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में 3 रेडियस होंगी, कोवेलेंट, मेटेलिक और वन डेर वाल्स। ठीक है, तो यहां पे बोलते हैं, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या है? इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ वैल्यू लिए, शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कौन सी होगी? ये डी, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ, किसके होंगे? सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ, किसके होंगे ये? सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम, राइट? सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 सेम एटम, एटम सेम होने चाहिए, जो किससे अटैच होंगे? अटैच बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अटैच्ड किससे होने चाहिए? बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स की हाफ ऑफ द वैल्यू, तो अगर हम इसको देखें हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ये कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हो गई, कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे दोनों रेडियस को, तो कोवेलेंट रेडियस में, ठीक है, जो बॉन्डेड रेडियस है और इसकी अगर हम रेडियल डिस्टेंस को कंपेयर करें, कौन सी रेडियस बड़ी होगी? इसमें अगर हम आर थ्योरेटिकल और आर एक्सपेरिमेंटल को कंपेयर करें तो कौन सी रेडियस बड़ी होगी? थ्योरेटिकल बड़ी होगी, राइट? अगर हम हाइड्रोजन की थ्योरेटिकल रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा? इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का हमारा जो डेटा है वो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे तो रेडियल डिस्टेंस जो आएगा वो हमें क्या देगा? रेडियल डिस्टेंस जानते हैं, न्यूक्लियस से जो प्रोबेबिलिटी रीजन, जो लास्ट प्रोबेबिलिटी रीजन बनेगा उसकी डिस्टेंस, वो वैल्यू रेडियल डिस्टेंस, और इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी, वो वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट आपका क्या होगा? शेयरिंग में जाएगा, शेयरिंग में जाएगा तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी वो कम आएगी। तो लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो बाउंडेड कंडीशन में आएगी। ठीक है, तो डी वैल्यू जो होती है डिस्टेंस आपकी ये 74 पिकोमीटर। ठीक है, 74 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 74 का हाफ करेंगे तो 37 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम ऑक्सीजन का बताएं, ऑक्सीजन का अगर हम कोवेलेंट रेडियस निकालना चाहें तो O2 मॉलिक्यूल की हाफ द वैल्यू अगर हम ले लें, इसकी हाफ ऑफ द वैल्यू, ये जो डी वैल्यू है इसकी हाफ d/2, इट इज नॉट कोवेलेंट रेडियस, इट इज नॉट कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है से अटैच है। O2 में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये एटम तो सेम है लेकिन एटम किससे अटैच होने चाहिए? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, राइट? तो हमें ऑक्सीजन में ऐसा केस लेना पड़ेगा जैसे H2O2 में आप देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, H2O2 मालूम है? तो एक H इधर एक इधर है। अब इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी हाफ ऑफ द वैल्यू अगर हम लेंगे, सपोज इट इज D, इस बाय 2 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये आएगा। इट इज नॉट कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट? अगर हम जैसे N2 की बात करें तो N2 में आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, O2 में 2 बॉन्ड होते हैं। अब अगर हम इसकी N2 में
जैसे O2 की हाफ ऑफ द वैल्यू ली थी ना, अब इसकी अगर हम हाफ ऑफ द वैल्यू लें तो ये क्या होगा, इंटरमोलर डिस्टेंस हो जाएगी। सपोज इट इज डी, इसकी हाफ वैल्यू करेंगे, दैट इज नॉट, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज नॉट इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्यों? वहां पे एटम तो सेम है लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ऐसे कंपाउंड पे जाना पड़ेगा जहां पे एन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे हाइड्रोजन NH2 बोलते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके बीच की जो हाफ ऑफ द वैल्यू आएगी वो कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू को देगी। तो इसमें जो भी डिस्टेंस होगी उसकी हाफ वैल्यू कर देंगे, तो ये जो कोवेलेंट रेडियस आएगी ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये एक्सपेरिमेंटल होगी थ्योरेटिकल होगी? आर एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल? एक्सपेरिमेंटल। ये भी आर एक्सपेरिमेंटल होगी, और इसका और योग की थ्योरेटिकल से छोटी होगी। बात समझ में आई? बोलिए। आइसोलेटेड स्टेट मतलब जब एटम फ्री स्टेट में हो विद वन एटम। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको क्या देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस तो यहां दो केस आते हैं। अगर दोनों एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं तो व्हेन बोथ bonded atoms are attached through single covalent bond, या फिर बोलो single covalent bond is present between, ऐसे लिख सकते हैं, when single covalent bond is present, ऐसे भी लिख सकते हैं, bond is present between two नॉन मेटल, तो कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में होगा, टू नॉन मेटल्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, देन एक्सपेरिमेंटल रेडियस कैसे निकालेंगे, देन एक्सपेरिमेंटल कोवेलेंट radius is calculated as जैसे अभी मैंने बताया था, कैसे बताया था कि दो एटम, जैसे ए एटम है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेम एटम होगा ए। ठीक है, ये ए एटम, ये भी ए एटम, यहाँ पे ये न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इसके बीच की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई डी, तो इसकी हाफ ऑफ द वैल्यू जो ले लेंगे ये, वो आपकी क्या हो गई, दैट इज अ, तो डी जो वैल्यू आएगी इसको हमने क्या बोला, इससे ये आर ए, ये डिस्टेंस, ये भी वैल्यू आर ए आएगा, तो डी क्या होगा, रेडियस ऑफ एटॉमिक ए प्लस रेडियस ऑफ एटॉमिक ए, इसके बीच की डिस्टेंस आएगी ना, इसको आर ए बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ ए एटम, इसमें भी आगे क्या होगा, रेडियस ऑफ ए एटम। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डी ये दो होगा, तो रेडियस ऑफ ए एटम कितना आएगा, ठीक है, क्या आएगा, रेडियस ऑफ ए एटम डी बाय 2, और यही आपका अभी हमने देखा था, जो भी हाफ ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसकी हाफ वैल्यू ले लेते थे।
लेकिन दूसरा केस, अगर वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम में, व्हेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट single covalent bond is present between two different non-metals, अब non-metal different हो गए, then experimental covalent radius is calculated as, अब यहां पे क्या होगा, जैसे ये एटम है, ठीक है, ये एटम हुआ, इसको आगे बता देता हूं। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ये एटम है, दूसरा एटम डिफरेंट होगा, ये ए एटम, ये सपोज बी एटम, अब इनके बीच की वैल्यू जो आएगी, इसको डी बोलेंगे, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस ये आएगी। अब इसके यहां तक जो वैल्यू आएगी, रेडियस ऑफ ए, इसके बीच में जो आप आएगा रेडियस ऑफ बी, राइट। तो डी जो आएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। इसमें क्या होगा, जब एटम डिफरेंट होंगे तो इसका क्या होगा, 0.9 पार्ट सबट्रैक्ट कर देंगे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, डेल्टा ईएन, ईएन मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा जब एटम डिफरेंट होंगे। तो ये केस आएगा व्हेन डिफरेंट एटम्स आर अटैच्ड थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर अटैच्ड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा केस आएगा व्हेन सेम एटम are attached with single covalent bond। तो जब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जब अटैच होगा सेम एटम, तो यहां पे ये डी डिस्टेंस आएगी बिटवीन दिस वन, ये रेडियस ऑफ ए, ये रेडियस ऑफ ए एटम होगा, ये भी ए एटम होगा, दोनों एटम सेम आएंगे। तो जो डी आएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए, दैट इज 2 रेडियस ऑफ ए। तो आर ए जो आएगा वो डी बाई 2 आ जाएगा। तो ये वाला केस मैंने सेम एटम में, डिफरेंट एटम में, ठीक है, क्लियर। पॉइंट 0.09 जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होगी उतना पार्ट सबट्रैक्ट कर देते हैं जब डिफरेंट होंगे। जब एटम डिफरेंट होंगे तो ये तो आपका ऐड होगा प्लस इतना पार्ट सबट्रैक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है ए और बी एटम का, जो भी आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू गिवन होती है
तो वो वैल्यू रख देते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू ए और बी एटम की गिवन होती हैं, तो रख के और कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो ये हमने बात की ऑल अबाउट कोवेलेंट रेडियस के बारे में। दूसरी कौन सी रेडियस मैंने बताई थी? ठीक है, दूसरी कौन सी रेडियस बताई थी? बॉन्डेड रेडियस, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस की बात करें, मेटेलिक रेडियस, इसमें भी क्या होगा, नॉन मेटल का मेटल आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए जैसे हमने सोडियम, अब नॉन मेटल में तो दो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल लिया था। सोडियम एटम डाइटॉमिक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा। जैसे सोडियम एटम ले लिया तो वहां पे दो एटम थोड़ी होंगे, कई सारे एटम होंगे उसके मेटेलिक लैटिस में, सो मेनी एटम्स। तो जैसे हमने सोडियम मेटल ले लिया, Na, ठीक है। अब यहीं पे ये आया, क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये हाफ ऑफ द वैल्यू जो लेंगे, तो ये जो पार्ट आएगा दैट इज रेडियस ऑफ सोडियम एटम। तो इसी को बोलेंगे जो आपको, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी डी की हाफ ऑफ द वैल्यू लेंगे, दैट इज मेटेलिक रेडियस, एमआर, मेटेलिक रेडियस। तो एक्सपेरिमेंटल मेटेलिक रेडियस क्या आएगी, इज इक्वल टू D/2, और वही आपका क्या होगा, ये मेटेलिक रेडियस आएगी। तो अगर इसको डिफाइन करें, जैसे ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस होगी, इसकी हाफ ऑफ द वैल्यू ये D होगा, तो ये वैल्यू सेम आएगी, ये आपकी मेटेलिक रेडियस होगी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज, ये भी हाफ ऑफ द वैल्यू होगी, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरमीडिएट डिस्टेंस इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरमीडिएट डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई किसके होंगे, ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम मेटल, सेम मेटल। ठीक है, ठीक है। इसको मेटेरियल रेडियस एम आर लिख सकते हैं, एम, सॉरी आर तो वहां पे है, ये मेटेरियल रेडियस। इसमें भी जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल को कंपेयर करें, कौन सी रेडियस बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल में कौन बड़ी होगी, कौन छोटी होगी? थ्योरेटिकल बड़ी होगी एक्सपेरिमेंटल से। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये बात की हमने ऑल अबाउट मेटेलिक रेडियस के बारे में। ठीक है, ये वही D/2 पिकोमीटर, जो भी वैल्यू आप ले लो, जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस आएगी उसी में आएगी। एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑफ सेम, ऐसा नहीं मेटेलिक लैटिस तो ऐसा थोड़ी कि एलॉय आप ले हुए, एलॉय नहीं लेना है, सेम मेटल। ठीक है, मेटल आपका क्या होगा, सेम ही होगा, वहां एलॉय नहीं लेना है। क्लियर? यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल सेम एटम में भी बन सकते हैं और डिफरेंट एटम में बन सकते हैं, लेकिन मेटेलिक लैटिस तो सेम एटम की ही होगी, इसलिए डिफरेंट एटम की बात नहीं होगी। जैसे वहां पे Cl है, अब Cl सेम एटम को Cl2 मॉलिक्यूल भी बनता है, HCl के केस में ये बनेगा। तो वहां पे, यहाँ पे तो आपको क्या होगा, D/2 आ जाएगा, और इस केस में आपको जो मैंने बताया था, D रेडियस ऑफ H रेडियस ऑफ Cl, ये आपका केस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेटल में तो डिफरेंट एलिमेंट आएंगे नहीं। ठीक है,
थ्योरेटिकल वो वैल्यू है जो रेडियल डिस्टेंस हम लेते हैं। प्रोबेबिलिटी रीजन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला केस। अब ये वाला केस अगर हम देखें तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर HCl मॉलिक्यूल। जैसे इसकी बात करें, देखो ये वाला। अब जो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए है? फॉर HCl मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पे HCl मॉलिक्यूल के लिए आएगा। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि आपका मॉलिक्यूल सेम एटम के बीच में बनता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, तो डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा तो पोलर मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट एटम के बीच में पोलर मॉलिक्यूल होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आएगा ये। ठीक है, ये आपका क्या होगा? फॉर H2 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, H2, F2, Cl2, ये टाइप मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। बात समझ में आई? ये HCl, HBr इस टाइप के मॉलिक्यूल में आएगा। HBr भी ले सकते हैं। ठीक है, लाइक HBr सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड टाइप मॉलिक्यूल HI। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ। तो ये तो खैर मैंने आपको पिछला रिवीजन ही कराया था, ये तो हो गया, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरा केस मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक रेगुलर इंटरवल के बाद आएंगी दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन्हीं को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइज चार्ज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं या पीरियोडिसिटी हैं। आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सभी को जेड रिफ्रैक्टिव से कोरिलेट किया। सारी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, एक ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज एटॉमिक रेडियस, और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। ठीक है, फिर मैंने पहला केस उठाया एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस में मैंने बताया दो टाइप की रेडियस है, थ्योरेटिकल रेडियस एंड एक्सपेरिमेंटल रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो थ्योरेटिकल रेडियस है आइसोलेटेड एटम में, इसको थ्योरेटिकल रेडियस बोला। लेकिन और ये जो रेडियस है वो एक्सपेरिमेंटल रेडियस है, ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल रेडियस। ये तो थ्योरेटिकल रेडियस है जो हमने इसकी बात की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रेडियस में क्यों बोला गया? क्योंकि कोई भी एटम आपका, ये थ्योरेटिकल रेडियस, ये एक्सपेरिमेंटल रेडियस। तो थ्योरेटिकल रेडियस रेडियल डिस्टेंस से आ जाएगा वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में एटम जो होगा कोई आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा नोबल गैस को छोड़ते हुए। इसलिए कहते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रेडियस डिटरमाइंड इन बॉर्डन कंडीशन, जो 3 टाइप की होगी। कोवेलेंट रेडियस जो नॉन मेटल में आएगी, मेटेलिक रेडियस मेटल में आएगी, और वॉन डेर वाल्स रेडियस नोबल गैस में आएगी। थ्योरेटिकल रेडियस का कोई एग्जांपल नहीं है डायरेक्ट। आपका थ्योरेटिकल रेडियस जो डिस्टेंस हम ले लेते हैं ना, रेडियल डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस ही इक्वल आपका होगी किसके? रेडियल डिस्टेंस पढ़ते हैं ना, प्रोबेबिलिटी रीजन जहां लास्ट तक पड़ेगा, इसी को बोल देते हैं। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल रेडियस होगी, इसी को अगर हम बोलें, ये जो आर थ्योरेटिकल रेडियस होगी दैट इज इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस का जो डेटा आएगा वही हमारा थ्योरेटिकल रेडियस कहलाएगा। रेडियल डिस्टेंस हम बोलते हैं लास्ट वन जो प्रोबेबिलिटी रीजन होता है न्यूक्लियस से, उसका डेटा हमारे पास होता है। तो ये जो रेडियल डिस्टेंस वैल्यू होगी और इसमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी, उनमें डिफरेंस आएगा, रेडियल डिस्टेंस या थ्योरेटिकल रेडियस बड़ी होगी। क्लियर? रेडियल डिस्टेंस और वॉन डेर वाल्स रेडियस में डिफरेंस है। वॉन डेर वाल्स रेडियस में क्या हो, वो वॉन डेर वाल्स फोर्स से अटैच होंगे, ये किसी फोर्स से या किसी बॉन्ड से अटैच नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड स्टेट है। ठीक है, वॉन डेर वाल्स रेडियस में क्या होगा, तो हम उसको गैस को, जैसे नोबल गैस का निकालना, तो गैस को हम लिक्विफाई करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आएगा,
और फिर उनके बीच की जो इंटरग्रेट डिस्टेंस लेंगे जो किसी न किसी फोर्स से अटैच होंगे, ये किसी भी ना फोर्स या बॉन्ड से अटैच है, ये केवल आइसोलेटेड स्टेट है। जब कोई भी एटम किसी फोर्स या बॉन्ड के इफेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं होगा तो थ्योरेटिकल रेडियस कहलाएगा, जो थ्योरेटिकल फॉर्म है, राइट। और जब वो किसी बॉन्ड या फोर्स के रेस्पेक्ट में आएगा, उस केस में हम जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल रेडियस कहलाएगी। हमारे पास डेटा जो आएगा एक्सपेरिमेंटल रेडियस का होता है, ठीक है, बात समझ में आई। फिर आगे की बात करते हैं, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेडियस समझ में आ गया। फिर हमने किसकी बात की, कोवेलेंट रेडियस की, जो पहली एक्सपेरिमेंटल रेडियस है, बॉन्डेड रेडियस है। और कोवेलेंट रेडियस में जो है थ्योरेटिकल रेडियस बड़ी होगी, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरग्रेट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सेम एटम अटैच थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, इसी से मैंने बताया था, हाइड्रोजन का केस लिया है मैंने, O2 का केस नहीं लिया है। अब इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो रिपोर्टेड ये है डिस्टेंस, तो एक्सपेरिमेंटल रेडियस इसकी क्या आई, ये एक्सपेरिमेंटल कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटल कोवेलेंट रेडियस, ये वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। एक एग्जांपल होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था ये डेफिनेशन से। फिर आगे यहाँ पे गए, कोवेलेंट रेडियस को एक्सप्लेन किया कि अगर आप O2 मॉलिक्यूल लोगे तो उसकी हाफ ऑफ द वैल्यू जो होगी वो कोवेलेंट रेडियस नहीं कहलाएगी, इट इज नॉट कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच नहीं है। इसके लिए अगर हमें है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, H2O2 मॉलिक्यूल में। H2O2 मॉलिक्यूल में इसके बीच में ये बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, तो इसके बीच में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड की वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ द वैल्यू एक्सपेरिमेंटल रेडियस कहलाएगी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की हाफ ऑफ द वैल्यू कोवेलेंट रेडियस नहीं होगी नाइट्रोजन एटम के लिए, फिर हमें हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन इसे बोलते हैं। हाइड्राजीन में NN बॉन्ड की हाफ ऑफ द वैल्यू लेंगे, कोवेलेंट रेडियस एक्सपेरिमेंटल कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम आएगी। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट जो मैंने फिर कैलकुलेशन की बात की, व्हेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल ऑफ सेम एलिमेंट देन एक्सपेरिमेंटल कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेटेड बाय जस्ट उसकी डिस्टेंस की इंटरग्रेट डिस्टेंस की हाफ ऑफ द वैल्यू ले लेंगे। लाइक क्या आएगा, H2Cl2 molecule, like in H2 molecule, Cl2 molecule, Br2 molecule, etc. ये वाला केस आ गया। जब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम नॉन मेटल्स, देयर एक्सपेरिमेंटल कोवेलेंट रेडियस इज कैलकुलेटेड एज, जो मैंने बताया उसका डिफरेंस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला केस, लाइक HCl HBr। और फिर मैंने दोबारा लिख दिया है, सेम एलिमेंट में ये लिखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म में ये केस, और इसमें ये लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे जाते हैं, आगे का केस देखें, फिर हम मेटेलिक रेडियस पे आ गए। मेटेलिक रेडियस में कोई भी आप ले लो, जैसे थोड़ी देर के लिए हमने इसी में पोटेशियम मेटल ले लिया, तो पोटेशियम मेटल भी क्या होगा, एक मेटल थोड़ी होंगे, कई सारे होंगे, वहां पे पूरी लैटिस बन जाएगी। तो अगर हमने पोटेशियम मेटल ले लिया तो पोटेशियम मेटल के न्यूक्लियस को ज्वाइन करती हुई डिस्टेंस की हाफ ऑफ द वैल्यू मेटेलिक रेडियस कहलाएगी। तो ये वैल्यू अगर हमने D ले लिया तो उसकी हाफ ऑफ द वैल्यू जो होगी वो कौन सी रेडियस होगी, MR। MR मीन्स मेटेलिक रेडियस। दैट इज D/2, ये हाफ ऑफ द वैल्यू रहेगी, ठीक है, बात समझ में आई। ये मेटेलिक लैटिस होगी पूरी, लैटिस मतलब एक जाल होगा ना मेटल का, जैसे आयरन
और गोल्ड सिल्वर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे आयरन का आपका क्या होता है, पूरा एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, लैटिस में एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। 3D में जो एक्सटेंशन होगा मेटल का, जब n नंबर में मेटल अटैच होंगे उसको लैटिस बोल देते हैं। जैसे NaCl 3D स्ट्रक्चर कैरी करता है, तो उसमें क्या होता है, कई सोडियम कैटायन होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं, उसका एक्सटेंशन 3D होता है, ठीक है। ठीक है, एक नेटवर्क जाल टाइप में जो स्ट्रक्चर, नेटवर्क बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे की बात करें तो आगे जो रेडियस आएगा उसी को हम बोलते हैं दैट इज वन डेर वाल्स रेडियस। वन डेर वाल्स रेडियस, अब वन डेर वाल्स रेडियस क्या होगी, ये इट इज द शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इट इज नोबल गैस के बीच में आएगा ये। तो अगर आप देखो, जैसे हमने कहा नियॉन, अब नियॉन को क्लोज आएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल बॉन्ड काफी क्लोज तो नियॉन आएगा नहीं। तो नियॉन तो वैसे क्या होगा, गैस स्टेट में होगा, लेकिन जब इसको गैस को कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये और क्लोज आएगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ गैप रहेगा। और ये किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इसके बीच में वन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, वन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही आप फिर आप सॉलिड स्टेट में लेंगे तो इसमें बीच में गैप रहेगा, और वो गैप क्यों रहेगा, देयर इज अ फोर्स, बॉन्ड नहीं है। तो ये आपका सॉलिड स्टेट में ये काफी क्लोज आ जाएंगे, गैस स्टेट में क्लोज होंगे नहीं। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें लेनी है, क्लोजेस्ट स्टेट इन सॉलिड स्टेट। तो नियॉन गैस लेंगे इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, या फिर क्लोज डिस्टेंस पे होंगे। अब इस क्लोज डिस्टेंस की जो इंटेग्रल डिस्टेंस होगी, ये वैल्यू, उसकी हाफ ऑफ द वैल्यू ले लेंगे, उसकी हाफ ऑफ द वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। लो टेम्परेचर इसका सॉलिड स्टेट मिलेगा, हर गैस का स्टेट चेंज होता है, हर सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट होता है, गैस स्टेट होता है, डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डी वैल्यू, यहाँ पे जो आएगी डी वैल्यू, ठीक है, ये इसकी हाफ ऑफ द वैल्यू जो आएगी वो रेडियस आएगी, ठीक है। तो अगर हम इसी को ऐसे देखें, ये डी को अगर हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया, ये डी डिस्टेंस होगी बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू, तो इसकी जो हाफ ऑफ द वैल्यू होगी वो वन ओवर रेडियस आएगी, इसकी जो हाफ ऑफ द वैल्यू होगी वन ओवर रेडियस आएगी। ये डी वैल्यू यहाँ से के बीच में होगी, इसकी जो हाफ ऑफ द वैल्यू आएगी वो वन ओवर रेडियस है, ये वन ओवर रेडियस आएगी, ठीक है। तो इसी को कोई भी हम बोल देते हैं, इट इज वन ओवर रेडियस, वन ओवर रेडियस, कोई वैल्यू, सारी वन ओवर रेडियस है। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। अब ऐसे ही किसी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे, ये वन ओवर रेडियस आ गया, अगर हम ऐसे ही क्लोरीन गैस ले लें, अब क्लोरीन गैस क्या होगा, क्लोरीन गैस भी लिक्विफाई होगा और सॉलिडिफाई होगा। क्लोरीन गैस में मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे, ये क्लोरीन गैस आएगी, ये क्लोरीन गैस। अब देखना ये क्या होगा, Cl एटम होगा, ये Cl एटम है, ये एटम होगा, ये Cl एटम है,
है ना। अब इस केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस और इसके बीच की डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस इसके बीच की डिस्टेंस, ये तो कोवेलेंट रेडियस है, अभी पढ़ के आए। लेकिन इनके बीच में क्या होगा, वन डर वाल रेडियस आएगा। तो विद इन द मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन द मॉलिक्यूल वन डर वाल फोर्स आएगा। ये वन डर वाल फोर्स होगा, यहां पे वन डर वाल फोर्स होगा। ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, ये पूरा Cl2 मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल को अगर हमने सॉलिडिफाई किया तो क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने तो विद इन द मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन द मॉलिक्यूल वन डर वाल फोर्स। बोलिए। अब इसके बीच की अगर हाफ ऑफ द वैल्यू लोगे तो वन डर वाल रेडियस आएगी। एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम की हाफ ऑफ द वैल्यू लोगे, बॉन्डेड एटम की हाफ ऑफ द वैल्यू लोगे तो क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये वैल्यू क्या देगा, कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस देगा। लेकिन अगर नॉन बॉन्डेड एटम की हाफ ऑफ द वैल्यू लोगे तो ये वन डर वाल रेडियस देगा, वन डर वाल रेडियस। ये वैल्यू जो होगा वो वन डर वाल रेडियस देगा। बोलिए। नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड एटम के बीच की हाफ ऑफ द वैल्यू, ये अगर हम लेते हैं तो हमें क्या कहलाएगा, इसे कोवेलेंट रेडियस। ये वैल्यू लेंगे तो कोवेलेंट रेडियस। लेकिन यहीं पे नॉन बॉन्डेड ये मॉलिक्यूल है, उसके बीच की हाफ ऑफ द वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू हाफ ऑफ द वैल्यू, इसकी हाफ ऑफ द वैल्यू लेंगे तो ये वन डर वाल रेडियस, ये वन डर वाल रेडियस। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस, मॉलिक्यूल के नॉन बॉन्डेड बीच डिस्टेंस वन डर वाल रेडियस। ठीक है। जब आपको बोला जाएगा एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl एटम, आपको जैसे कहीं बोला जाए एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl एटम, तो एटॉमिक रेडियस में आप हमेशा कोवेलेंट रेडियस ही लेंगे। अब Cl में 2 रेडियस आ गई, अगर वन डर वाल रेडियस के बारे में पूछा जाएगा तो मेंशन होगा। जब तक वन डर वाल रेडियस मेंशन नहीं होता है, आप कौन सी रेडियस लेंगे एटम के केस में, कोवेलेंट रेडियस। नॉन मेटल में मैंने पीछे लिखा था, नॉन मेटल में कौन सी रेडियस लेते हैं, नॉन मेटल में कौन सी रेडियस लेंगे, कोवेलेंट रेडियस बताया था। जब तक वन डर वाल रेडियस भी होगा नॉन मेटल में, जब तक वो मेंशन नहीं होगा तब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर वो कोवेलेंट रेडियस तो मेंशन नहीं करेगा, अगर वन डर वाल रेडियस पूछेगा तो जरूर मेंशन करेगा। तो वन डर वाल रेडियस जब मेंशन होगा तब हम नॉन मेटल में वन डर वाल रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब इसको डिफाइन करें क्या होगा, तो इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ नोबल गैसेस या नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बीच में आएगा, बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ नोबल गैस, बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस लेंगे तो कोवेलेंट रेडियस आएगी। नॉन बॉन्डेड एटम, नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ नोबल गैस, Ng, नोबल गैस समझ रहे, पूरा लिखो शॉर्ट में, चलो पूरा लिख देता हूं। ये तो नोबल गैस के बारे में हो गई हाफ ऑफ द वैल्यू।
या फिर R, इसी को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एटम ऑफ नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, या फिर इसी को बोले एडजेसेंट एटम, कौन से होंगे ये एडजेसेंट एटम, नॉन बॉन्डेड, ये बॉन्डेड एटम है, ये नॉन बॉन्डेड, एडजेसेंट कौन से होंगे, नॉन बॉन्डेड एटम, नॉन बॉन्डेड एटम, एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ किसके होंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है, आर एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल, एडजेसेंट मॉलिक्यूल नॉन बॉन्डेड एटम, यहाँ पे एडजेसेंट ऐसे लिखें, और भाई नॉन बॉन्डेड एटम इसके हो सकते हैं या नॉन बॉन्डेड एटम इसके हो सकते हैं, टू नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हो, मॉलिक्यूल का मतलब ये क्लोरीन की रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब एडजेसेंट मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे नोबल गैस की बात हो रही है, दोनों के कौन से होंगे, एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम आएंगे, इसका भी नॉन बॉन्डेड एटम्स, एडजेसेंट मॉलिक्यूल इन देयर विच स्टेट, कब स्टेट में क्लोज होंगे, कौन सी स्टेट में क्लोज होंगे, इन सॉलिड स्टेट, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में ही तो क्लोज आएंगे। तो ये भी आपका केस क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये सारे केस क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में ही है सारे, ये सॉलिड स्टेट के केस हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो नॉन बॉन्डेड कंडीशन हमें कहां मिलेगी, नोबल गैस में मिलेगी और Cl2 मॉलिक्यूल में मिलेगी, बिटवीन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल नॉन बॉन्डेड थोड़ी, विद इन द मॉलिक्यूल तो बॉन्डेड है, बिटवीन द मॉलिक्यूल नॉन बॉन्डेड होंगे, यहाँ वॉन डेर वाल्स फोर्स होगा, इसमें बॉन्ड होगा, तो मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो बॉन्डेड रेडियस कहलाएगी, बॉन्डेड रेडियस मींस कोवेलेंट रेडियस, और नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की जो शॉर्टेस्ट इंटीग्रल डिस्टेंस होगी उसकी हाफ वैल्यू वॉन डेर वाल्स रेडियस कहलाएगी। जब नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में एटॉमिक साइज की बात होगी, एटॉमिक रेडियस की बात होगी, तो कौन सी रेडियस लेंगे, अंडरस्टूड है, हम कोवेलेंट रेडियस ही लेंगे, बॉन्डेड कंडीशन की रेडियस लेंगे। जब वो वॉन डेर वाल्स रेडियस की बात करेगा तो मेंशन करेगा, ठीक है। अब इनमें क्या बताइए, इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में, एक्सपेरिमेंटल, अब देखो इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी, अब इसमें ओवरलैपिंग रीजन है नहीं, तो इसमें क्या होगा, आर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में कौन बड़ी होगी, एक्सपेरिमेंटल बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि देखो ये पार्ट देखो जा रहा है भाई, थ्योरेटिकल तो क्या होगा, कहां तक आएगा, थ्योरेटिकल तो केवल यहीं तक आएगा ये पार्ट, और एक्सपेरिमेंटल थोड़ा आगे बढ़ेगा, थ्योरेटिकल तो यही तक लोगे ना, इंटर डिस्टेंस यही तक लोगे, राइट। तो अब इसमें कौन सी रेडियस बड़ी होगी, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपेरिमेंटल बड़ी होगी, बात समझ में आई, एक्सपेरिमेंटल बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर फाइनल इसको कंक्लूड करें तो रेडियस इन बॉन्डेड कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल रेडियस इन बॉन्डेड कंडीशन आर ऑफ 3 टाइप, कौन कौन सी, पहली कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, दूसरी मेटेलिक रेडियस मेटल के केस में, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल केस में, और ये वॉन डेर वाल्स रेडियस नोबल गैस केस में, वॉन डेर वाल्स रेडियस, इसमें क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस में आर थ्योरेटिकल और आर एक्सपेरिमेंटल में कौन रेडियस बड़ी होगी, थ्योरेटिकल, आर थ्योरेटिकल और आर एक्सपेरिमेंटल में कौन बड़ी होगी, थ्योरेटिकल, इसमें आर थ्योरेटिकल और आर एक्सपेरिमेंटल में कौन बड़ी होगी, एक्सपेरिमेंटल,
राइट। ये रेडियस किसके रेस्पेक्ट में आएगी? फॉर नॉन मेटल। नॉन मेटल पी ब्लॉक में होते हैं। ये रेडियस किसके लिए लेंगे? फॉर मेटल। मेटल कई ब्लॉक में होते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए सारे में मेटेलिक रेडियस आएगी। डी में भी सारे एलिमेंट मेटल होते हैं, उनके लिए मेटेलिक रेडियस आएगी। एफ में भी सारे मेटल होते हैं, उनमें भी मेटेलिक रेडियस आएगी। पी में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों आते हैं, तो अलग अलग रेडियस आएंगे। मेटल में मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल में कोवेलेंट रेडियस। और ये किसके लिए आएगी? नोबल गैस एंड नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल एंड नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल जब मेंशन होगा तभी लेंगे, अदरवाइज इसकी नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली नोबल गैस, ठीक है। इसकी बात रेयरली होगी व्हेन इट इज मेंशन्ड, जनरली हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है। मेटलॉइड में दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो मेटेलिक रेडियस आएगी, नॉन मेटल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो नॉन मेटेलिक रेडियस आएगी। ठीक है, तो ये हमने बात की। अब तीनों में अगर हम ऑर्डर बोलें तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस मतलब तीनों की बात हो रही है। सबसे बड़ी रेडियस इसमें कौन सी होगी? जो नॉन बॉन्डेड कंडीशन की रेडियस होगी। ठीक है, वॉन डेर रेडियस सबसे बड़ी होगी। क्यों? नॉन बॉन्डेड कंडीशन की रेडियस है, और ये दोनों बॉन्डेड कंडीशन की रेडियस है। बॉन्डेड रेडियस में भी मेटेलिक में ओवरलैपिंग रीजन कम होगा और कोवेलेंट में ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? बॉन्डेड में बड़ी रेडियस कौन है? मेटेलिक आएगी, मेटेलिक रेडियस आएगी। और ओवरलैपिंग रीजन सबसे ज्यादा कोवेलेंट रेडियस में होगा, तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी रेडियस आएगी। इसीलिए आप पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में इन पीरियोडिक टेबल, तो रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन अप टू हेलोजन, हेलोजन तक। क्यों? आप इधर अल्कली मेटल से, सपोज सोडियम से आप Cl तक जाओगे, तो मेटल में कौन सी होगी? मेटल में मेटेलिक रेडियस आएगी। मेटेलिक रेडियस बड़ी होती है, नॉन मेटल इधर होंगे, तो मेटल से नॉन मेटल की ओर मूव करोगे तो मेटल से नॉन मेटल रेडियस छोटी होती जाएगी, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस पे सबसे बड़ी रेडियस आ जाएगी। कुछ बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो इसीलिए वहां पे आप जो ट्रेंड पढ़ते हो ना पीरियड में, जो ट्रेंड पढ़ते हो वो यही तो पढ़ते हो। जैसे पीरियड के लॉन्ग ऐसे हम जाते हैं और डाउन द ग्रुप, तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? अल्कली मेटल होते हैं, इधर हेलोजन हो गए, और ये नोबल गैस हो गए। ऐसे ही तो होता है, हेलोजन लास्ट में, ये नोबल गैस, ये अल्कली मेटल। तो इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? इधर से इधर जाएंगे, इधर मूव करेंगे तो क्या होगा? मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं, ये मेटल, ये नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल की जा रहे हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी अप टू हेलोजन। ठीक है, अप टू हेलोजन। और नोबल गैस सबसे बड़ी रेडियस होगी। ठीक है, तो नोबल गैस सबसे बड़ी रेडियस होगी। एंड तो रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी? नोबल गैस। क्यों? क्योंकि ये वॉन डेर वाल्स रेडियस है।
इसमें कौन सी रेडियस होगी, क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियस है एटॉमिक रेडियस में। ये कौन सी रेडियस होगी, क्योंकि ये मेटालिक रेडियस है। आई थिंक बात समझ में आई। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करेगी अप टू हेलोजन, इसीलिए कहते हैं इन ईच पीरियड। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, इन ईच पीरियड, कोई भी पीरियड ले लें, इन ईच पीरियड लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इज विद नोबल गैस, largest atomic radius is with noble gas, क्योंकि वॉन डेर वाल्स रेडियस है। एंड स्मॉलेस्ट रेडियस पीरियड में, किसी भी पीरियड की बात करें, एंड स्मॉलेस्ट रेडियस विद हेलोजन, with respective halogen. That is covalent radius. मैंने बताया था नॉन मेटल में जब तक कौन सी रेडियस लेंगे, एटॉमिक में जब तक वॉन डेर वाल्स रेडियस नहीं लेते। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई। तो ये ट्रेंड समझ में आया लेफ्ट राइट जाने का। अब डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनर शेल। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन इनर शेल। इनर शेल समझते हैं, इनर शेल बढ़ेंगे, शेल, तो इधर रेडियस बढ़ेगी, इधर रेडियस कम होगी। इधर जाने पे तो इधर से इधर जाएंगे, इधर रेडियस कम होगी। ठीक है, तो इस केस में कहते हैं एटॉमिक रेडियस, इधर एरो हमने बढ़ाया तो बढ़ने वाला, इधर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, लेकिन अप टू हेलोजन। ठीक है, बात समझ में आई, ट्रेंड की बात समझ में आई। तो इसको हम जो है अगली क्लास में कोरिलेट करेंगे विद जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के साथ मैंने कोरिलेट करना बताया है, इसको अगली क्लास में कोरिलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर, रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। मैंने आपको देखो यहां तक बताया था, ये तो कोवेलेंट रेडियस हो गया, फिर ये आपका मेटेलिक रेडियस सोडियम और पोटेशियम का बताया था। ठीक है, और फिर ये आपका वॉन डेर वाल्स रेडियस, नोबल गैस और नॉन बॉन्डेड, नोबल एट नॉन बॉन्डेड एटम इन नोबल गैस, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। ठीक है, और फिर लास्ट वन ये मैंने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास का इतना ही। ये स्क्रीनशॉट में भेजूं क्या जो पढ़ाया, या आप अपने आप रिकॉर्डिंग से ले सकते हैं? ये मेरे पास सेव है, आप रिकॉर्डिंग से ले लेना, अपने रिकॉर्डिंग पॉज करके आप पढ़िएगा। ठीक है, वही जो मैं लिखा हूं वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भेजने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे आपको नोट्स भेजूंगा। अच्छा, मैंने आपको डिजिटल नोट्स भेज दिए थे क्वांटम नंबर्स के, मिल गए सबको? यस, तो उनको पढ़िएगा डिजिटल नोट्स को, उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। क्लियर? और अभी मैं पीरियडिक टेबल भी थोड़ा हो जाएगा तो डिजिटल नोट्स इसके भी भेजूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपने लेवल पे नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आप समझ पाएंगे। थोड़ा लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हो सके तो आपको मैं नोट्स तो भेजूंगा, लेकिन आप अपने लेवल पे खुद नोट्स बनाएं। इसीलिए आप लिखोगे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, प्रिंटेड नोट्स में कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ लिखा करें या बाद में उसको नोट्स अपने फॉर्म में बनाया करें, जो मैं नोट शेयर करता हूं उसके बेसिस पे, और फिर लास्ट में जो आपको कंपेयर करूंगा उससे आप कंपेयर कर लेना। ठीक है, इसलिए मैं पहले डिजिटल नोट्स नहीं भेजता हूं, क्योंकि फिर आप नोट्स बनाना बंद कर दोगे। ओके, तो आज की मीटिंग को यहीं पे
क्लोज करते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।